दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं आपका यूपी न्यूज़ 10। इस वक्त मेरे फ्रेम में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इनका नाम है श्याम सेठी। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ग्रेजुएट हैं। कोई ग्रेजुएट हो ना? पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट क्या कर रखा है पढ़ाई में? मैंने बीकॉम, उसके बाद ग्रेजुएशन में बीकॉम और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए। एमबीए। आप सोचिए कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और आज जो हमारे समाज की स्थिति आप देख ही रहे होंगे, जिस प्रकार से देश का माहौल बना हुआ है। तार्किक तौर पे हम इनसे बात करेंगे, प्रैक्टिकली बात करेंगे। पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में क्या होता था, क्या व्यवस्थाएं थी, कैसे लोग जीते थे। क्योंकि आज के दौर में एक सरकार के द्वारा एक कानून पारित होने को है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और वो शायद गोवा में हो भी गया है। गोवा में अब इसको पूरे भारत में लागू करने की कोशिश की जा रही है। इससे क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है, हम इनसे ये भी जानेंगे। साथ ही हम तार्किक तौर पर इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रैक्टिकली कितना ठीक है, इसके बारे में इनको कितनी नॉलेज है। क्योंकि हमारे देश में एक धर्म है सनातन धर्म, जो कि ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया ही सनातन की, जिसका आदि अनंत है। अंत तक जो जिएगा वो सनातन है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि देश किससे चलना चाहिए, धर्म से, आस्था से, या फिर संविधान से? देश संविधान से चलना चाहिए। संविधान से चलना हाँ, संविधान से चलना चाहिए। चाहिए। क्योंकि अगर धर्म से चलेगा तो फिर रोज आए दिन लड़ाइयाँ ही होंगी। संविधान से चलना चाहिए। और बाकी धर्म तो सबका अपना अपना है, सबके भगवान, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सबका अपना अपना धर्म है। देश जो है वो संविधान से ही चलना चाहिए। तो फिर ऐसा बताया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, उसका फिर क्या करें? अच्छा, हिंदू राष्ट्र, वो भी एक। आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, हिंदुस्तान है। जब क्या कहते हैं भाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जब पाकिस्तान को भाई हिंदुस्तान में से जब जगह दी गई थी, तो भाई अब जो भी पहले के लोग रहे हैं जिन्होंने, कि भाई जो यहाँ जिन्होंने यहाँ रोक दिया मुस्लिम्स को, जो रुक गए उस टाइम का जो भी रहा, तो वैसे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना हाँ, चाहिए। होना ही चाहिए। तो फिर संविधान की क्या जरूरत है? मतलब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वैसे संविधान रहे। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये थोड़ी है कि यहाँ से पाकिस्तान, जो मतलब जो भी मुस्लिम्स हैं वो भी तो हिंदू ही, मतलब इंडिया के ही रहने वाले हैं ना, तो वो उनको कोई भगा थोड़ी दिया जाएगा यहाँ से। आपकी नज़र में हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है, क्या व्याख्या करेंगे इसकी? हिंदू राष्ट्र की ये व्याख्या है कि मतलब जैसे हिंदू राष्ट्र का ये मतलब हुआ कि हिंदू राष्ट्र अगर हो जाएगा तो भाई हर चीज़ में हिंदू को, जैसे कहीं भी दंगे होते हैं तो क्या करते हैं भाई, पुलिस जो है मुस्लिम्स को भाई छोड़ देती है। कुछ भी होता, पुलिस वाले हिंदू, मतलब हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित करते हैं। मतलब हिंदू राष्ट्र के बाद क्या होगा कि हिंदू और अच्छे से, अब ये सरकार के बाद तो काफ़ी हिंदू जो है भाई, पहले तो बिल्कुल आप समझो। चलिए मैं बता देता हूँ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है, मान लीजिए एक इस्लामिक राष्ट्र है, पाकिस्तान है, वो इस्लामिक राष्ट्र है, तो वहाँ मुस्लिम है, बाहुल्य है। हिंदू राष्ट्र इसलिए मांग की जा रही है कि जो बाहुल्य संख्या में है उसके नाम पर राष्ट्र होना चाहिए। हिंदुओं का कोई देश है? हिंदुओं का कोई देश नहीं है। इसलिए इसकी डिमांड की जा रही है कि भाई जब बंटवारा हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान, इस्लामिक जो मुसलमान थे उन्होंने इस्लाम के नाम पर अपना देश बना लिया पाकिस्तान। हिंदुओं को क्या मिला? हिंदुओं को कुछ नहीं मिला। हिंदुओं का देश होना चाहिए। इसलिए आज की डेट में जो संत महात्मा या जो भी पॉलिटिकल लीडर ये डिमांड करता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं रहता कि हिंदुओं का सारा कुछ हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। उनका सिर्फ इतना डिमांड है कि हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं है, उनके नाम पर भी एक देश होना चाहिए। ये है इसका तात्पर्य, ये इसकी व्याख्या है। खैर, हिंदू राष्ट्र हो भी गया, फिर उससे क्या होगा? हिंदू राष्ट्र हो गया तो उससे मतलब ये अच्छा, आप संविधान को मानोगे या फिर अगर मान लीजिए हिंदू की अभी सरकार चल रही है, ठीक है ना, आने वाले अगले 50-60 साल तक भी पता चल रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की ही सरकार है, और ऐसा डिमांड उठ जाए कि संविधान को बदलने की ज़रूरत आन पड़े, तो आप इसके पक्ष में होंगे या विपक्ष में होंगे? संविधान नहीं, पक्ष में होंगे। संविधान को बदल डालेंगे आप? नहीं, संविधान ना, विपक्ष में होंगे। क्यों? संविधान को ऐसे हम लोग नहीं बदल सकते ना। सरकार बदलेगी, अमेंडमेंट होगा भाई, लोकसभा और राज्यसभा जहाँ से भी वो पारित होगा, विधेयक पारित होगा, उसमें संशोधन होगा या बदला जाएगा, तो
कहीं ना कहीं उसको मेजोरिटी मिलेगी, तभी तो बदला जाएगा। बदला जाएगा। तो जब बदला जाएगा तो आप कैसे देखते हो इसको कि ये बदलना चाहिए या फिर नहीं बदलना चाहिए? आप एक बार फिर से पूछिए मतलब। अगर संविधान बदलने की जरूरत पड़ी, हाँ मान लीजिए हिंदुओं की सरकार कही जाती है मोदी को, हाँ। हालांकि ऐसा है नहीं। अच्छा, कोई और ऐसा सरकार आती है अगर? सरकार आए या ना आए, यही सरकार रहती है। और वो कहें कि अब ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान बना हुआ है उसके हिसाब से नहीं चलेगा, ये गीता के हिसाब से चलेगा या रामायण के हिसाब से चलेगा, तो आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में? विपक्ष में होंगे उसके। तो एक ना ऐसा मतलब एक ऐसा मतलब कानून भी आना आप एक बात बताओ, गीता सही चीजें सिखाती है, रामायण सही चीजें सिखाती है या गलत चीजें? सही चीजें सिखाती है। तो फिर अगर संविधान बदल के गीता के हिसाब से देश चल रहा है या रामायण के हिसाब से, तो दिक्कत क्या है? विपक्ष में क्यों हो आप? वो देखिए, या तो फिर यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहे। आप मेरा सवाल नहीं समझे। नहीं, गीता तभी तो, अब अगर हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरा सवाल समझो पहले। मैंने आपसे पूछा कि अगर कोई व्यक्ति गीता पढ़ के अपना जीवन जीता है हाँ, तो वो क्रिमिनल बनेगा, इंसान बनेगा या क्या बनेगा? इंसान बनेगा। अच्छा या बुरा? अच्छा बनेगा। अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा। देश की भलाई करेगा, लोगों की भलाई करेगा, यही कहने का मतलब हाँ, है? यही कहने का। तो फिर अगर सरकार कहती है कि संविधान कैंसिल और गीता के हिसाब से देश चलेगा, फिर दिक्कत क्या है? संविधान एक अलग चीज है और गीता एक अलग चीज है। गीता कैसे? धर्म से है और संविधान जो है, जो भाई जो सब मतलब मिलकर के एक संविधान लागू करेंगे उसके हिसाब से। गीता के अंदर भी रूल्स रेगुलेशन है। कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि जो संविधान है वो एक इंसान के लिए जीने का तरीका बताया गया है। संविधान के हिसाब से संविधान आप अपना जीवन यापन करोगे यापन ना, करेंगे, हाँ। तो ठीक दिशा में जा रहे हो आप, यही कहने का मतलब है हाँ। ना। गीता में भी यही बताया जाता है कि आप कैसे कर्म करने चाहिए, आपको अपना जीवन कैसे जीना। गीता सिर्फ मतलब है अपने हिंदुओं के लिए है ना? नहीं, ये गलत है, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, और ना ही गीता कोई धार्मिक एज अ ग्रंथ जरूर है धार्मिक, लेकिन वो मानवता के लिए है। मानव को, इंसान को अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए, उसके कर्म क्या होने चाहिए। अक्सर लोग यहीं पर आकर अटक जाते हैं कि ये हिंदुओं का ग्रंथ है। अरे भाई, अगर गीता एक इंसान का जीवन बहुत अच्छी दिशा में लेकर जा रहा है तो वो हिंदुओं का ग्रंथ कैसे हो जाएगा? वो तो सनातन तो सबके लिए है ना। ये जब आदि है, अनंत है, ये पूरी सृष्टि ही सनातन की है, तो फिर ये हिंदुओं का कैसे हो जाएगा? ये तो एक इंसान के, चाहे फिर वो कोई भी इंसान हो, अगर आपके जीवन को श्रेष्ठ बेहतर बनाने के लिए कोई किताब है, कोई ग्रंथ है या फिर कोई महाकाव्य है, तो फिर वो हिंदू मुस्लिम इसमें क्या कहाँ से आ जाता है? मेरा ये कहना नहीं, ऐसा है गीता देखिए, आप किसी हमारे घर पे रखिए गीता, आपके घर पे रखिए, आप भी हिंदू हैं, मुस्लिम्स क्या होगी? वो क्या है, उनके पास जो कुरान है वो उस मतलब वो उनकी वो है। अगर या तो भाई ये हिंदू राष्ट्र हो जाए, बस सिर्फ हिंदू रहे यहाँ, तो ठीक है। आप गीता संविधान को हटा के गीता के हिसाब से चलेंगे, या फिर अगर मुस्लिम भी यहाँ है, क्रिश्चियन भी है, तो हम ऐसे गीता का नहीं कर सकते। मतलब फिर संविधान तभी तो बनाया गया है, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। है। अगर मेजोरिटी में एक सरकार है, मेजोरिटी में, और जब मेजोरिटी में है, वो पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण उसको समर्थन मिल सकता है और वो बदलना चाहती है, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर उसके पास पूरा बहुमत है, लोकसभा में उसके पास मान लो 400 सीटें हैं, पूर्ण अधिकार हो गया उसको, वो कोई भी संशोधन कर देगी, बिल पारित करती है, उसको समर्थन मिल जाएगा, संविधान को बदल सकते हैं। उस केस में आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसे मतलब संविधान को ऐसे नहीं, फिर विपक्ष को भी तो सुनना पड़ेगा ना। आपकी इस पर क्या राय है कि आप क्या चाहते हो कि गीता के हिसाब से चलना चाहिए या फिर संविधान के हिसाब से चलना चाहिए? नहीं, गीता के हिसाब से जैसे कोई नहीं, देखिए संविधान तो अपना, वह गीता क्या है, आप अपने मतलब अपने खुद के लिए, मतलब आप गीता को पढ़ें, उसको समझें और आप खुद से उसके हिसाब से चलें, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो और चीज़ें हैं, मतलब जैसे देश संविधान से ही चलेगा। हाँ, गीता जो है वो आप अपने लिए, आपके लिए ठीक है। मतलब आप उसमें जो-जो चीज़ें आप पढ़ें, मतलब उसको उसके हिसाब से आप खुद की जीवन यापन करें वैसे। पर जो संविधान है वो अब गीता में लिखा है भाई, ऐसे भाई कोई चोरी करता है तो उसे छोड़ थोड़ी दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर लोग शरीयत को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, उसके हिसाब से वो अपना देश भी चलाते हैं कभी कभी। तो भारत में क्यों गीता के हिसाब से क्यों नहीं हो सकता? भाई गलत क्या है? एक चीज जब आपको अच्छा बेहतर बना रही है, हैं, संस्कारवान बना रही है, आपको ये सिखा रही है कि आप ये गलत काम मत करो, भाई उसके हिसाब से अगर जन कल्याण हो रहा है तो इसमें परेशानी क्या है? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ।
नहीं, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान में सैयद, क्या बोला आपने? सरिया। शरिया, तो शरिया जो है वो इस्लामिक कंट्री है ना। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं यही यही पॉइंट मेरा है कि जब इस्लामिक कंट्री में वो अपने हिसाब से चला सकते हैं और ये हिंदू राष्ट्र हो गया, तो क्यों नहीं हो सकता, मैं ये जानना हाँ, या तो भाई हिंदू राष्ट्र पहले हो, उसके बाद फिर, पर हिंदू राष्ट्र ऐसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से पॉपुलेशन मुस्लिम्स की भी रो आए दिन बढ़ रही है। हाँ जी। मुस्लिम्स की पॉपुलेशन आए दिन बढ़ रही है, फिर क्रिश्चियंस भी हैं, फिर और भी, मतलब आप समझिए काफ़ी है। तो मतलब हिंदू राष्ट्र होना भी इतना आसान नहीं है। चलिए, हिंदू राष्ट्र होना आसान है या नहीं है, ये बात की बात है। फिलहाल तो मेरा मुद्दा यही है कि देश संविधान से चलेगा या गीता या कुरान से चलेगा। देश तो संविधान से ही चले। संविधान से ही क्यों? ऐसा है, गीता से, गीता से संविधान से क्यों? गीता छोड़िए, संविधान से क्यों? संविधान से इस मारे कि भाई प्रॉपर क्या कहते हैं, सब उसमें रूल्स वगैरह सब एक पढ़ कर के एक सब रूल्स बने हैं सब। पहले रूल, अच्छा वो संविधान कैसे मतलब बना है, पहले प्रॉपर पढ़ा गया, सब चीज़ें करी गई, उसके बाद उसे लागू करा गया। अब गीता तो भाई जो पुराना लिखा हुआ आ रहा है, आप उसी के हिसाब से आज की सदी में आप कैसे वो कर सकते हैं, आप अच्छा, सोचिए। आप ये बताइए कि इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, शेड्यूल कास्ट है, ठीक है ना, आपको क्या लग रहा है उनके साथ कभी कभी भी अन्याय हुआ है या नहीं हुआ? आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो? आपको ऐसा लगता है कि उन्हें दबाया गया, कुचला गया, ऐसा लगता है क्या? किनको? जो शेड्यूल कास्ट हाँ, दबाया गया, क्यों नहीं दबाया गया, उन्हें दबाया गया है। पर अब आप देखिए, आज ही हमारे क्या कहते हैं बरेली में द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति। है, ये देन किसकी है? ये मोदी जी की है, ये बीजेपी सरकार की। मैं कह रहा हूँ, अगर हमारा बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट ऊपर उठ के आया है, तो इसके पीछे वजह क्या है? कौन इसको ऊपर लेके आया, गीता या संविधान? संविधान। मैंने आपका इसलिए सवाल का जवाब आसान करने की प्रयास किया। संविधान। संविधान लेकर आया। जब संविधान नहीं था, मुगल काल से पहले, उस वक्त इन लोगों को एक व्यवस्था सौंप दी गई कि आप कूड़ा कचरा उठाओ, साफ सफाई करो, यही था, ठीक है ना। तो आप आज जो संविधान के हिसाब से ये लोग बढ़ रहे हैं आगे, हैं, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? सही है, गलत है? सही है राय। लेकिन जो कुछ अपर कास्ट हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। अभी एक हम पूर्वोत्तर की तरफ देख रहे थे, एक गांव में, उसमें ठाकुरों ने दलित को घोड़ी पे चढ़कर दूल्हे को नहीं जाने दिया। ये सब मानसिक, मतलब बेकार मानसिकता वाले लोग हैं ये लोग सब। आप समझ रहे, जो हमारे देश की, मतलब जो हमारे देश को साफ रख रहा है, हम उसको दलित कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं। बल्कि ये लोग तो हमारे, आपके हिसाब से क्या लगता है कि सब एक समान हो जाएं, या ये कास्टिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सब एक समान हो जाए तो ज़्यादा ही बढ़िया है। तो फिर दलित ऊपर कैसे उठेगा? दलित ऊपर ही हो जाएगा, सब एक समान होगा तो कोई ना नीचे ना कोई ऊपर। कैसे? भाई, मैं आपका सवाल थोड़ा और आसान कर देता हूँ। आप अपर कास्ट में हो, मैं लोअर कास्ट में हूँ। मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं। आपने कहा कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, ठीक है ना, डॉक्टर बनाना है, एमबीबीएस, वो एमबीबीएस बोलते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है, मान लीजिए। आपने तो दाखिला कराया, 1 करोड़ भरा, क्योंकि 10 करोड़ रुपए हैं आपके पास, आपने तो एमबीबीएस बना दिया। मैं ये उस परिस्थिति में बात कर रहा हूँ जब समान पटल पर हैं लोग, समान पटल पर हैं, ना कोई आरक्षण है ना कुछ है, सब बराबर हैं, सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको कुछ भी करने का अधिकार है। लेकिन शेड्यूल कास्ट भी वहीं पर है और जो अपर कास्ट है वो भी वहीं पर है। अपर कास्ट तो वैसे ही पैसे वाली है, हाँ। मानते हैं ना आप। अब मैंने आपको उदाहरण दिया, आपके पास 10 करोड़ हैं, आप अपर कास्ट में हो, मैं शेड्यूल कास्ट में हूँ, मेरे पास 100 रुपए हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, आपके पास 10 करोड़ है, आप और हम दोनों बराबर हैं। संविधान में संशोधन हो चुका है कि सारे कास्ट जो हैं वो खत्म करके सब बराबर हो गए, ठीक है ना। इस हिसाब से जितने भी हम शेड्यूल कास्ट हैं, क्या हम एमबीबीएस कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल कर पाओगे। कैसे कर पाएंगे? आप देखिए ना, जब भाई आपका बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है, हम, अरे उस पढ़ने के लिए रुपया कहाँ से आएगा? ऐसा है, जब अभी तक तो SC ST था, आप कह रहे जब सब जनरल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं सब भाई जो है कि भाई सब एक बराबर पढ़ेंगे, फिर तो मैं आपसे योग्यता पे मैं रहेगा आपसे सवाल।
मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि योग्यता तो दोनों हासिल कर सकते हैं, हाँ। योग्य होने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो कहाँ है? आपके पास तो है 10 करोड़, हमारे पास तो 100 रुपए, हम डॉक्टर कैसे बनेंगे? गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आप एग्जाम निकालिए ना। हाँ, फिर वहीं पर आकर अटक गए। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब समान हो गए दोनों लोग, आरक्षण आपने खत्म कर दिया, आप कह रहे हो गवर्नमेंट कॉलेजेस निकालिए, उसमें पढ़ेंगे, तो वहां पर तो ऑलरेडी पैसे वाला जाएगा, गरीब आदमी को कौन ले लेगा? नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में तो आप मतलब देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस में पैसे हैं, और प्राइवेट कॉलेज में वो लोग बच्चे जाते हैं जो भाई मतलब नीट का क्लियर नहीं कर पाएंगे एग्जाम। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, पैसा बचाना किसको अच्छा नहीं लगता? पर उसके हर लिए कोई चाहता है पैसे बचाना, मानते हो इस बात को? अब सरकारी कॉलेजेस में आरक्षण तो, रिजर्वेशन तो खत्म हो जाएगा, हाँ। सारा कुछ समान हो गया तो सारा कुछ खत्म। अब कॉलेज में कौन जाएगा? जो पैसे वाला है उसे एडमिशन पहले मिलेगा, या जो गरीब तबके का आदमी उसे पहले मिलेगा? देखिए मैं बताता हूँ, उसका भी ऐसा है, जब ये आरक्षण खत्म होगा तो फिर और भी चीजें चेंज होगी ना, क्या और भी change? रूल्स बनेंगे। क्या रूल बनेंगे? मतलब ये रूल बनेंगे भाई, फिर जब SC ST कुछ नहीं रहा तो क्या होगा भाई, याद प्राइवेट कॉलेजेस वाले अपने रेट कम करेंगे, मतलब अपनी क्लासेस, मतलब अपने फीस कम करेंगे, गवर्नमेंट वाले क्या कहते हैं और कुछ करेंगे, कुछ सब कुछ चेंज होगा, थोड़ी सिर्फ क्या कहते हैं। हम अभी उस चेंजेस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सारे लोग समान हो चुके हैं। जिस इस वक्त जो जिस अवस्था में वो रहेगा वैसा ही, अगर उसके पास 100 रुपए हैं तो उसके पास 100 ही रुपए रहेंगे, उसके पास 10 करोड़ हैं तो 10 करोड़ ही रहेंगे, लेकिन दोनों समान होंगे। किस रियाज से? कि जो कास्टिज्म है वो खत्म हो जाएगा, कास्टिज्म खत्म होगा तो आरक्षण खत्म होगा। आप सबसे पहले ये बताइए, आरक्षण खत्म करने के विरोध में है या पक्ष में है? विरोध में हूँ। आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब खत्म होना चाहिए। तो फिर आप उस दलित, उस शेड्यूल कास्ट को ऊपर कैसे उठा के लाओगे? क्योंकि उसके पास तो रुपया टका है नहीं, नहीं नहीं, और जब रुपया टका नहीं है तो ना ही तो वो सही से हॉस्पिटल में इलाज करा पाएगा, ना तो वो स्कूल में जा पाएगा, ना वो पढ़ाई कर पाएगा, क्योंकि आरक्षण है, रिजर्वेशन है। तब अभी बैकवर्ड को 27% रिजर्वेशन है, ठीक है ना, पढ़ने के लिए। कुछ किसी के पास पैसा हो या ना हो, 27% बैकवर्ड पढ़ेगा, उसको पढ़े यूनिवर्सिटी में जगह मिलेगी। रिजर्वेशन का मतलब रिजर्वेशन का, हाँ। ठीक है ना। अब जब वो खत्म हो जाएगा तो 100% सीट कौन लेके जाएगा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पैसे वाला लेके जाएगा या वो गरीब लेके जाएगा? पैसे वाला। तो फिर आप इसके पक्ष में हो, समान होना, या विपक्ष में हो? अब आप बताइए, जब आपका जवाब ये है तो समान होना चाहिए या कास्टिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, मतलब कास्टिज्म होगी, आरक्षण होगा, आरक्षण होगा, तभी तो वो पढ़ तभी तो, पाएगा। हाँ, वरना तो बिल्कुल ही। ये आप समान की बात ठीक है, मैं मानता हूँ कि समान होने चाहिए सब, लेकिन उसकी एक कंडीशन होनी चाहिए। आर्थिक आधार पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कास्टिज्म को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल पक्ष में आ जाऊंगा आपके। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हो, बिल्कुल पक्ष में आऊंगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अगर ये खत्म करना है तो आर्थिक आधार पे सबकी संपत्तियां बराबर में बांटनी होंगी आपको, ताकि कोई भी व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट का है वो पढ़ने से वंचित ना रह जाए। मानते हो इस बात को? बिल्कुल ठीक। भाई जब 10 करोड़ आपके पास है, 100 रुपए मेरे पास है, कास्टिज्म खत्म करना चाह रहे हो और आरक्षण खत्म करना चाह रहे हो, तो फिर आर्थिक आधार पे भी बराबर करो, समान अगर आप कर ही रहे हैं तो जितना पैसा आपके पास है उतना मेरे पास भी होना चाहिए, या फिर आपका आधा मेरे पास आना चाहिए, तभी हम पैरेलल हुए ना बराबर, वरना समानता कहाँ पे हुई? हम तो वही और पीछे हो गए आप लोग, तो और पीछे हो जाएंगे। फिर पीछे। देश के सारे संसाधनों पर पैसे वाला हक मार लेगा, गरीब आदमी की सुनवाई कहाँ होगी? अगर गरीब आदमी की आज की डेट में सुनवाई जा रही है तो उसके लिए सबसे बड़ा श्रेय बाबा साहेब को जाता है, अम्बेडकर साहब को, जिन्होंने आरक्षण लेकर आए। हालांकि पॉलिटिकल लिहाज से सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन जो स्थिति बन रही थी देश के अंदर, उसकी वजह से इसको आगे रिन्यू कर दिया। इसीलिए आज की डेट में हमारे देश के अंदर कितने जज हैं? बहुत जज है, मतलब 32 जज हैं, बहुत हाईली ऊपर की बता रहा हूं मैं, जिसमें से अब आरक्षण भी खुले तौर पर शेड्यूल कास्ट को ठीक से नहीं मिल पा रहा। उसका मैं रीजन बताता हूँ। 32 में से 16 जज अपर कास्ट के हैं, 50%। 32 में 16 का जज 50% अपर कास्ट के, अपर कास्ट। तो फिर आप कहाँ, अभी भी आज की डेट में भी तो उनका शोषण ही हो रहा है शेड्यूल कास्ट का, कहाँ से वो समानता कर पाएगा? आप सोचिए, आरक्षण के बिहाफ पर ये आलम है। आज आरक्षण है देश के अंदर, उसके बावजूद भी 50% है वो, मानते ना आप? और जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तब तो जीरो हो जाएंगे, 100% वहां चला जाएगा, क्योंकि आज की डेट में बाहर है पैसे वालों की। तो आरक्षण खत्म होना जरूरी है,
बिल्कुल मैं मानता हूँ समानता लानी ज़रूरी है, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन आर्थिक आधार पे भी आप सबको समान बनाएँगे। आर्थिक रूप से भी अगर अपर कास्ट पे 10 करोड़ है, तो शेड्यूल कास्ट भी 10 करोड़ होना चाहिए। तब हम बराबर माने जाएँगे, अदरवाइज़ बराबर नहीं हो सकते। मानते हो? बिल्कुल। तो अब आप बताइए कास्टिज़्म के खिलाफ हैं या इसके फेवर में हैं? खिलाफ है। मतलब फिर भी आप कास्टिज़्म खत्म करना चाहते हो। मतलब फेवर में हूँ। आप चाहते हो जातिवाद रहे या ना रहे? रहे। रहे, हाँ। तभी जो बैकवर्ड है, जो शेड्यूल कास्ट है, वो ऊपर उठ के आएगा। आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हैं? देश में जितनी आप एक बात बताइए, एक घर में मान लीजिए 20 लाख की संपत्ति है, 4 भाई हो आप, 4 भाई हो, तो चारों में से चारों का हिस्सा कितना-कितना हुआ? 1 लाख की संपत्ति, अगर 20 लाख की संपत्ति है, 4 भाइयों का हाँ। 5-5 लाख हो गया। बराबर समानता के आधार पे हुआ, आप 5 लाख के मालिक हो। देश में अडानी, अंबानी ये अरबों-खरबों रुपए के क्यों हो गए और आप आज सिमट के क्यों रह गए? कभी आपने जानने की कोशिश की? जिस देश में वो है, उसी देश में आप भी हो। आपने कभी सोचा कि आपके बाप-दादाओं ने, आप तो खैर अमीर परिवार से लग रहे हो, कभी आपने अपना बहुत 12-13 पीढ़ियों का जानने का, इतिहास जानने का कोशिश किया कभी? कैसे थे वो लोग? पैसे वाले थे या गरीब थे? गरीब ही थे। गरीब थे। गरीब। हम शेड्यूल कास्ट की बात कर लेते हैं। हमेशा से शेड्यूल कास्ट ने अपर कास्ट के यहाँ नौकरी की, बंधुआ मजदूर बनाया जाता था उनको। जब वो कौन व्यक्ति था जिसने एक को जमीन सौंप दी, जमींदार बना दिया, और एक को उन्हीं के खेत में नौकर बना दिया? ये कैसा बंटवारा हुआ? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, कौन था वो व्यक्ति? अगर आपको बांटना था तो सबको बराबर करते होना चाहिए था। बिल्कुल। मानते हो ना? हाँ। तो अपने आप को खोजने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि आज हम इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं, हमें मेहनत इतना हम पे बर्डन क्यों आ रहा है? भाई, जब अडानी इतना पैसे वाला हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हूँ? इसका मतलब मेरे बाप दादाओं को कहीं ना कहीं दबाया गया, कुचला गया था उनको, और एक जाति विशेष को वो संपत्ति दे दी गई थी। मानते हो इस बात को? बिल्कुल सही। अगर उन्हें ये संपत्तियां ना दी जाती, आपने देखा होगा ठाकुरों के खेत में पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग या जो शेड्यूल कास्ट है, वो लोग बंधुआ मजदूरी किया करते थे। आप सोचिए, एक घर में मान लो 10 लोग हैं, 10 मर्द हैं, अगर वो 10 मर्द मजदूरी करेंगे तो एक ना एक दिन तो पैसे वाले बनेंगे, नहीं बनेंगे? बनेंगे, जब 10 के 10 काम करेंगे। क्यों नहीं बने? क्योंकि उनका अधिकार नहीं था। मुगलों से पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। ज्योतिबा फूले के जानते हो ना, जिन्होंने शेड्यूल कास्ट की पढ़ाई के लिए इतना संघर्ष किया। आज आप तो खैर जनरल कैटेगरी को, मैं शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ, बैकवर्ड की। पढ़ने का अधिकार नहीं था, आप बराबर में नहीं पढ़ सकते थे। आपको एक व्यवस्था के तहत एक काम सौंप दिया गया, आप सफाई करो, आपका यही काम है और कोई काम नहीं है। तो इसके विरोध में आए कौन? बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्होंने संविधान बनाया, पढ़ने का अधिकार दिया, जिसके चलते सबसे पहली पहल की ज्योतिबा फूले ने, जिसके बाद से आज आप देख सकते हैं जज भी एक शेड्यूल कास्ट का हो सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जितने भी उच्च अधिकार, उच्च पद थे, उन पे सारे अपर कास्ट के ही हुआ करते थे। हम कहते हैं ना कि ब्राह्मणवाद का बहुत दुहाई दी जाती है। ये सच में ऐसा था। एक कास्ट को इतना कमज़ोर बना दिया गया कि उसे उठने का मौका ही नहीं मिला। खैर, इस सब पर आपकी क्या राय है? आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। और कास्टिज़्म ख़त्म होना चाहिए, आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? किन परिस्थितियों में ख़त्म होना चाहिए? और यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पर भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।